विकसित हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो आप देखोगे पौधे में बाहर एक है ना भूरे कलर की खाल बन जाती है, पौधे की छाल बोलते हैं जिसको आप, है ना। तो इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं ना वो विभाजन कर सकती हैं। विभाजन का मतलब क्या हो गया सर कि एक कोशिका डेवलप होगी, ब्रेक होकर दो बन जाएगी, फिर ऐसे समझो, है ना। इनके जो बीच वाला हिस्सा होता है इसकी लंबाई में अगर वृद्धि करनी है ना, दो गांठों के बीच में, जो आपने पत्ती देखी होगी, है ना, पत्ती मान लो इस तने से ऐसे अटैच्ड है इस डंडी की मदद से, है ना। तो अब क्या होगा, जब हवा चलेगी पत्ती इधर उधर लपलपाएगी लेकिन आसानी से टूटेगी नहीं। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल है। देखो यार, साइंस में हमने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर जो 6 है ये आपको मैं 2 लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम पौधों वाले ऊतक की बात करेंगे और लेक्चर 2 में हम जंतु ऊतक की बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ जो भी आपको यहाँ पे समझनी है सब आपको आसानी समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, और हाँ, जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे सर्च करना क्लास 9 हिंदी मीडियम अकेडमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखो चैप्टर का नाम क्या है, ऊतक यानी कि टिश्यू। तो टिश्यू यानी कि ऊतक क्या होता है। देखो इससे पहले आपने कोशिका पढ़ी थी ना 5वें चैप्टर में, तो 5वां चैप्टर कम से कम आपको अच्छे से आना चाहिए, तब आपको ये 6ठा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो जो कोशिकाएं होती हैं, है ना, बहुत सारी कोशिकाएं अपना एक ग्रुप बनाती हैं जो एक जैसा कार्य करेगा, यानी ये जो ग्रुप है कोशिकाओं का, इनका कोई एक सिमिलर कार्य होगा, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं ऊतक। यानी ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है ना। अब इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है, अब उसमें जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ऊतक को समझाने के लिए। आप ऐसे समझो किसी हॉस्टल में 7 दोस्त रहते हैं। ठीक है, आप सिंपल समझो कि किसी हॉस्टल में 7 दोस्त रहते हैं। अब सोचो यार, अब 7 में से सातों के सातों खाना बनाने जाए, है ना, खाना बनाने तो सातों के सातों खाना बनाने जाते हैं, कपड़े धोने तो सातों के सातों कपड़े ही धोने जाते हैं, मार्केट से कोई सामान लाना है तो सातों ही जाते हैं। अब ऐसे तो यार एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी ना, ऐसे तो बहुत नुकसान होगा, सबका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए 7 दोस्त क्या करते हैं, ये आपस में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि यार देखो यार, हम 7 में से ना ये कोई से 3 लोग इस ग्रुप में आ जाओ, है ना, जो कि ठीक है, मान लो 7 में से 3 लोग, है ना, 7 में से 3 लोगों ने अपने ग्रुप बनाया 7 दोस्तों में से, है ना, और उन्होंने कहा कि यार इन 3 लोगों की ड्यूटी क्या होगी कि भाई जो कपड़े धोना हुआ, ठीक है, कपड़े धोना हुआ या बर्तन धोना हुआ, ये सब चीज़ें, है ना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा मतलब साफ सफाई, है ना, ये चीज़ें यही 3 लोग करेंगे, है ना, बाकी लोगों को इन कामों से मतलब नहीं होगा। तो अब आप देखोगे कि ये जो 3 है, 7 में से ये जो 3 लोग हैं, इन्होंने अपना एक ऐसा ग्रुप बनाया जिनका एक जैसा कार्य रहेगा कि यही काम करेंगे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अगर मैं 7 में से 3 लोगों को ये काम दे रहा हूँ, या फिर ये 3 काम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, और फिर मान लो 2 लोग ऐसे हैं, ठीक है, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और कहा कि ठीक है यार, वो 3 लोग वो काम संभाल रहे हैं, हम दोनों खाना बनाने का काम संभाल लेंगे। ठीक है ना, खाना बनाना, परोसना वगैरह सब कुछ इनकी ड्यूटी हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 3 2 5, 2 लोग और बच गए। अब इन 2 लोगों का काम क्या है सर, है ना, इन 2 लोगों का काम क्या है, ध्यान से देखना, और इससे क्या क्या फायदे होंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ऊतक से क्या फायदा होता है वो भी समझ में आ जाएगा। बस एग्जाम्पल को देखते चलो, इस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा ऊतक के बारे में कि इसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ऊतक की परिभाषा और क्या फ़ायदा है उसका। तो इन दोनों का काम क्या है सर, देखो अब अगर मान लो मार्केट से कोई सामान लाना हो, ठीक है, मार्केट से कोई सामान लाना हो, या घर में किसी चीज़ की कमी है, किसी किताब कॉपी जो भी मतलब बाहर से लाना है, मंगवाना है, उसकी जिम्मेदारी इन दोनों की है। अब आप देखोगे ऐसे करने से एफिशिएंसी बढ़ गई सर। अब एक सिस्टमेटिक वे में इनका काम चलेगा। अब हर बंदा बाजार नहीं जा रहा है ना अपना अपना सामान लेने, हर बंदा अपना अपना खाना नहीं बना रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि सबका टाइम बच रहा है और सारे काम भी हो जा रहे हैं। तो ऐसे एफिशिएंसी बढ़ गई, यानी कि यहाँ पे श्रम का विभाजन भी हो गया। ठीक है, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ऊतक बनने से क्या होता है, श्रम का विभाजन हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो जैसे ये इंसानों का ग्रुप है, ऐसे हमारी कोशिकाएं भी ग्रुप बनाती हैं और एक सेम फंक्शन होता है उन ग्रुप की में जितनी भी कोशिकाएं हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं ऊतक। तो मतलब अगर इस लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको इंसान ना देख के मान लो ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, एक कोशिका, ऐसे देखो अगर, तो ये कोशिकाओं का समूह जिसका एक जैसा कार्य है, तो इसी को ऊतक बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो ऊतक की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, अब अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊतक क्या होता है। समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, एक वर्ड याद रखना, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है सर, हिस्टोलॉजी होता है ऊतकों का अध्ययन करना, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जो टिश्यू को डिस्कस करती है या स्टडी करती है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी।
ठीक है। अब यहाँ पे पौधों और जंतुओं के कुछ ऊतकों के उदाहरण हैं, आप चाहो तो भी पढ़ सकते हो, नहीं तो अभी आगे तो आने वाला है इन सब के बारे में, अभी हम डिस्कस कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। अब क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है कि ऊतक बनने की आवश्यकता ही क्यों होती है, या फिर मेनली ये जाहिर सी बात है यार, ऊतक कोशिकाओं का समूह है तो उन्हीं जीवों में पाया जाएगा जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं हों। यानी कि ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की क्या आवश्यकता है, ये डिस्कस कर दो। तो देखो सबसे पहली बात भी मैंने आपको क्या बताया कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम विभाजन हो जाता है, मतलब अलग अलग कोशिकाओं का ग्रुप अलग अलग कार्य को निपटा रहा होता है, तो हर एक कोशिका को हर एक काम की टेंशन नहीं रहती। समझ में आ गया? तो बर्डन कम पड़ता है, बोझ कम आता है काम का। ठीक है, तो कार्य विभाजन होने से हर ऊतक अपना विशेष काम करता है, जिससे कार्य दक्षता बढ़ती है, यानी एफिशिएंसी बढ़ती है। सोचो ना यार, कि आपके घर में 4 लोग हैं, अब आपसे बोला जाए कि चारों में से हर कोई अपना अपना खाना बनाएगा, हर कोई अपने अपने कपड़े धोएगा, हर कोई अपना अपना कमरा साफ करेगा, मतलब हर काम हर बंदा करेगा, तो ऐसे एफिशिएंसी नहीं रह जाती ना। लेकिन अगर काम को आप डिवाइड कर लो, जैसे उन 7 दोस्तों ने यहाँ पे डिवाइड किया था, अभी हमने देखा था, तो काम फिर आसान लगने लगता है, वो आसानी से हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कोशिकाओं पर भी होता है भाई, कोशिकाओं पर काम का दबाव कम होता है और जो शरीर है उसके कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अगला क्या है सर? उच्च संगठन। उच्च संगठन का क्या मतलब है सर? जैसे आप देखोगे ना, आप किसी भी, ठीक है, चाहे किसी कंपनी की बात कर लो, तो उसमें एक लेवल होता है ना कि भाई इस लेवल का बंदा इतने लोगों को कंट्रोल करेगा, फिर ये बंदा अपने से नीचे वालों को कंट्रोल करेगा, इस तरह से। तो वहाँ पर भी एक संगठन बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपके स्कूल में देख लो, प्रिंसिपल हैं, फिर ठीक है टीचर्स हैं, फिर स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर भी एक संगठन बना हुआ है। तो ऐसे अपनी बॉडी में भी देखो, है ना, आपकी बॉडी में कोशिकाएं हैं, फिर उसके ऊपर ऊतक जाता है, फिर उसके ऊपर अंग बनते हैं, फिर अंग तंत्र बनता है, ये सब मैंने आपको समझाया था, है ना। तो ये संगठन बन ही क्यों पा रहा है? क्योंकि ऊतक बन रहे हैं, कोशिकाओं ने मिल के ऊतक बना, फिर ऊतक मिल के अंग बना देंगे, फिर अंग मिल के अंग तंत्र बना देंगे, है ना, जैसे तंत्र, पाचन तंत्र, सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, फिर वो सब मिलके पूरा जीव बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऊतक अंगों और अंग प्रणालियों का निर्माण करते हैं, जिससे संगठन के उच्च स्तर बनते हैं, जो जटिल जीवन प्रक्रियाओं का अंजाम देते हैं, है ना। जैसे जो हमारा शरीर है, देखो कितना जटिल है, कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, देखने के लिए अलग चीज़ है, हमारे पास पूरा एक सिस्टम है देखने का, समझने के लिए अपने पास दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है जो संदेश लेके, ठीक है, फिर और भी बहुत सारी कोशिकाएं जो संदेश लेके आती हैं। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग चीज़ों को फील करने के लिए अपने पास अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो मतलब हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्यों बन पा रहा है? ऊतक की मदद से। ठीक है, अगला क्या है सर? समन्वय हो पाता है। समन्वय मतलब कि सब में तालमेल बढ़िया से बना रहता है सभी जीवों में। क्यों सर? ये होता है मेनली तंत्रिका ऊतक की वजह से, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी तमाम चीज़ें आप चाहो तुमको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, वो इतना कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, वो 3 पॉइंट लिख दोगे तो काफ़ी है। ठीक है, बाकी समझने के लिए उतना समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि पौधों और जंतुओं के ऊतक क्या एक जैसे होते हैं क्या, है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो देखो इसका जवाब तो आप खुद भी दे पाओगे कि यार पौधे और जंतुओं के ऊतक एक जैसे कैसे हो सकते हैं, है ना, क्योंकि भाई उनकी पूरी जीवन शैली ही अलग अलग है ना। जैसे क्या है सर कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, है ना, इंसान भी क्या है, एक जानवर ही है, जंतु ही है। ठीक है, आप हो गए या कोई और कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सब क्या है, ये मूवमेंट कर सकते हैं ना, ये जानवर हैं। तो इनके ऊतक अलग तरह से होंगे क्योंकि इनके शरीर की नीड अलग अलग है। लेकिन जो पेड़ पौधों की बात करें अगर हम, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे गर्मी पड़ रही हो, चाहे सर्दी पड़ रही हो, बर्फ़ गिर रही हो, कुछ भी हो सर, पेड़ पौधे तो वहीं पे खड़े रहेंगे। तो जाहिर सी बात है उनकी कोशिकाएं उस चीज़ को सहने लायक बननी चाहिए, तो उनकी कोशिकाएं अलग होंगी तो उनके ऊतक भी अलग होंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो ऊतक होते हैं, है ना, और जो पेड़ पौधों के ऊतक होते हैं, ये अलग अलग होते हैं सर, एक जैसे नहीं होते, है ना। तो उनके क्या कारण है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे पौधे जो है वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं, पौधे जो हैं अपने पूरे जीवन भर बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर जो होता है एक निश्चित अवधि तक ही बढ़ता है, उसके बाद बढ़ना बंद कर देता है। तो जाहिर सी बात है पौधों और हमारे जो ऊतक हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, पौधे जो हैं वो गति नहीं दिखाते, लेकिन जानवर गति दिखा सकते हैं। तो यानी कि हमारे जो ऊतक हैं फिर से अलग अलग होंगे क्योंकि काम अलग अलग होता है ना। ऐसे ही पौधों की कोशिकाओं में मुख्यतः सेलुलोज होता है। ठीक है, हमारे में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप देखोगे कि पौधे और जंतुओं के ऊतक अलग अलग रहते हैं। अब यहाँ से मेन चैप्टर चालू होता है। ठीक है, देखो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है पादप ऊतक यानी पौधों वाले ऊतकों के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक यानी जंतु यानी जानवरों वाले ऊतक के बारे में। ठीक है, तो चलो पहले पौधों वाले जो ऊतक हैं इनकी 2 मेन कैटेगरी में बांटा जाता है इनको। पहला क्या होता है, विविज्योतक, दूसरा क्या होता है सर, स्थायी ऊतक।
है ना। विभजोतक, जैसे कि नाम से पता लग रहा है इसमें विभाजन हो सकता है, यानी कि जो यहाँ पर विभजोतक ऊतक है, मान लो ठीक है कि यहाँ पे कोशिकाओं ने मिल मिल के देखो कोशिकाओं का अलग अलग टाइप की कोशिकाओं की शेप अलग अलग होती है, मैं बस समझाने के लिए ऐसे ही राउंड शेप बना दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ये एक ऊतक है, ठीक है। अब इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं ना वो विभाजन कर सकती हैं। विभाजन का मतलब क्या हो गया सर, कि एक कोशिका डेवलप होगी, ब्रेक होकर दो बन जाएगी, फिर ये दो बन जाएंगी, फिर ये दो, ऐसे सेल डिवीजन होगा, कोशिकाओं का विभाजन होगा, जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था एंड में। तो यहाँ पे जब सेल का डिवीजन होगा तो फिर इस ऊतक की मदद से और ऊतक बनते जाएंगे, क्योंकि जो कोशिकाएं हैं ये आपस में डिवाइड कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो फिर वो डिवाइड होकर एक ग्रुप बनाएंगे और फिर ऊतक ऊतक बनता जाएगा। तो ऐसे टिश्यू को, ऐसे ऊतक को, पौधों वाले हम क्या बोलते हैं, विभजोतक, यानी जिसकी कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं, ठीक। अब देखो एक टाइम ऐसा आता है जब कोशिका विभाजित करते हैं फिर नया ऊतक बनता है, फिर विभाजित करते हैं नया ऊतक बनता है, कुछ टाइम बाद, कुछ डिवीजन के बाद उनकी विभाजन करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, खत्म होने लगती है, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, यानी कि स्थायी ऊतक बन जाते हैं। स्थायी ऊतक का मतलब क्या हो गया, कि ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं डिवाइड फर्दर नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो मेन दो कैटेगरी हैं। पहला, अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सर, है ना। अभी एक एक करके इनके बीच में से टेबल भी मैंने बना रखी है, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ बिल्कुल मस्त तरीके से, है ना। ऐसे पहले ऐसे एक एक करके बताऊंगा, फिर ऐसे टेबल में कंपैरिजन भी करेंगे हम, ठीक है। तो सारी चीज़ें उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। पूरा एकदम बहुत बढ़िया से मैं सब कुछ तैयार करके लाया हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। पहले एक बार कैटेगरी देख लो, ये सारी कैटेगरी अगर आपके दिमाग में एक बार छप गई, फिर एक एक करके डिस्कस करते जाओगे, आपको समझ में आएगा अच्छा उस वाले का पार्ट वो था, उसका ये वाला पार्ट हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, वो वहाँ डिस्कस कर लिया, ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जो पौधों वाले ऊतक हैं उनकी हमने पहले दो मेन कैटेगरी बनाई, है ना। विभजोतक ऊतक जो डिवाइड कर सकते हैं, जाहिर सी बात अगर यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे बार बार और नई कोशिकाएं बनाएंगे तो इनकी मदद से ही पौधे में जो वृद्धि है वो आपको नजर आती है, ठीक है। ये क्या है, स्थायी ऊतक, ठीक है। अब इनका क्या काम है अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो जो विभजोतक ऊतक है इसको फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ना। इसके फिर से तीन सब टाइप्स बनाए जाते हैं। पहला क्या है, शीर्षस्थ, दूसरा क्या है, अंतर्विष्ट, और अगला क्या है, पार्श्व, ठीक है। ये समझ में आ गया, मतलब पादप ऊतक उसका एक टाइप है, विभजोतक उसके भी टाइप हैं, ये और ये। इस तरह से पादप ऊतक का जो दूसरा टाइप है वो क्या है, स्थायी ऊतक। फिर स्थायी ऊतक को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ना। एक ये वाली है सर, दूसरी ये वाली है सर, ठीक है। ये क्या है, सरल स्थायी ऊतक, और वो क्या है, जटिल स्थायी ऊतक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। और सरल स्थायी ऊतक को फिर से तीन कैटेगरी में बांटा जाता है सर। पहली क्या, पहली ये यानी कि पैरेन्काइमा। फिर सरल स्थायी ऊतक का दूसरा प्रकार क्या है सर, कॉलेनकाइमा। फिर तीसरा क्या है सर, स्कैलेनकाइमा। समझ में आ गई बात। इसी तरह से जटिल स्थायी ऊतक को फिर से दो कैटेगरी में बांटा जाता है, जाइलम और फ्लोएम। और यहाँ पे जो पैरेन्काइमा है जो कि सरल स्थायी ऊतक का एक प्रकार है, इसकी दो कैटेगरी और पढ़नी है अपने को, वो क्या क्या है सर, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। देखो कोलेनकाइमा अलग चीज़ है, क्लोरेनकाइमा अलग चीज़ है, दोनों के नाम एक जैसे हैं तो कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये कैटेगरी है सर जो हमें पढ़नी है, ये कैटेगरीज हैं जो हमें पढ़नी है इस लेक्चर में, ठीक है। किसकी, पौधों वाले ऊतक की। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सर, है ना। पहले किसकी बात करेंगे, देखो पादप ऊतक में पहले हम बात कर रहे हैं इसकी, विभजोतक की। पहले इसकी बात करेंगे, ये निपटा देंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे। तो पहले है ना जिसको मैं डिस्कस करता रहूँगा उस पर टिक लगाता रहूँगा, चलो इसको शुरू करते हैं, विभजोतक ऊतक की बात करते हैं, ठीक है। तो विभजोतक ऊतक क्या होता है, और जो इसके तीन टाइप हैं, देखो इसको मैंने टेबल में से बना रखा है, इसको डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना। बट अभी पहले बात कर लेते हैं। जो जैसा कि मैंने बताया कि देखो जैसे नाम से ही पता लग रहा है ना, विभाजन जो हो सकता है, जिसका विभाजन हो सकता है, यानी कि जो डेवलप कर सकता है डिवाइड कर करके, ठीक है। तो विभजोतक ऊतक यानी मरिस्टेमेटिक टिश्यू ये होता है, ये पौधों में पाए जाने वाला एक टिश्यू है या एक प्रकार का ऊतक है जो विभाजन है ना, मेन यहाँ पे जो विभाजन के माध्यम से नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, या फिर नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, फिर उससे नए ऊतक का निर्माण होगा। आप नया ऊतक भी लिख सकते हो, ठीक है। जाहिर सी बात है जब नई नई कोशिकाएं बनेंगी तो उसकी वजह से जब कुछ नया बन रहा है, बढ़ रहा है, तभी तो पौधा वृद्धि करेगा, यानी इसकी मदद से पौधा वृद्धि करता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो विभजोतक ऊतक जो होता है, यह ऊतक पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। क्यों होता है जिम्मेदार, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो लगातार डिवाइड होकर फिर नई बनती रहती हैं, विभाजित होके, जाहिर सी बात है इसलिए ऐसा करेगा। तो अब यहाँ पर जो ये विभजोतक ऊतक है
पौधे के अलग अलग हिस्सों में पाया जाएगा उसके हिसाब से इसका नाम अलग अलग होगा। जैसे सर जो एकदम टिप पे पाया जाएगा, शीर्ष पे पाया जाएगा, उसको हम बोलेंगे शीर्ष स्थित विभिजोतक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। जो ऐसे किनारे किनारे पे पाया जाएगा, जो किनारों के यानी इसकी मोटाई बढ़ाएगा, उसको हम बोलेंगे पार्श्व विभिजोतक। और जो कुछ पौधों में गांठ होती है, जो गांठों पे पाया जाएगा यहाँ पे, उनको हम बोलते हैं अंतर्विष्ट विभिजोतक, है ना। इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं अभी, है ना। जब यहाँ पे मैं अंतर बताऊंगा तो और अच्छे से डिस्कस करूंगा। फिर भी एक बार हल्का सा देख लो, अगर आपको, है ना, 1-2 नंबर में 16 तो ऐसे लिख देना। कंपैरिजन करने के लिए आ जाए पूरा तीनों में तो ऐसे लिख देना। मैं दोनों चीज़ें बना के लाऊं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो शीर्ष स्थित विभिजोतक में क्या होता है, पौधे की जड़ और तने की लंबाई में ये वृद्धि करता है। क्यों? क्योंकि ये पौधे की जो जड़ है ना, जड़ की टिप पे पाया जाएगा, या फिर पौधे का जो भी हिस्सा बढ़ रहा है ना, जो टिप है जिसकी, है ना, इन टिप पे पाया जाएगा। ये समझ में आया? तो यानी कि नीचे देखोगे तो जड़ की वृद्धि कर रहा है कौन, शीर्ष स्थित विभिजोतक। ऊपर देखोगे तो तने का जो शीर्ष है, तने की जो लंबाई बढ़ रही है उसकी वजह से बढ़ रही है शीर्ष स्थित विभिजोतक ऊतक की मदद से, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, अंतर्विष्ट विभिजोतक, ठीक है। जो ये अंतर्विष्ट विभिजोतक होता है ये सभी पौधों में नहीं पाया जाता, ये मेनली उन पौधों में पाया जाता है जिनमें गांठ होती है। जैसे आप, है ना, आपने गन्ना खाया होगा सर, है ना, या फिर आपने बांस का पेड़ अगर देखा हो, है ना, आपने अगर बांस का पेड़ देखा हो, इधर तो जगह नहीं है, रुक जाओ इधर बनाता हूँ मैं, है ना। अगर आपने बांस का पेड़ देखा हो तो आप देखोगे कि जो बांस होता है ना, उसमें सर, उसमें, है ना, थोड़े थोड़े दूर दूर पे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, ऐसे गांठ बनी होती है ना। तो यहाँ जो गांठ है ना, इसके आसपास ये ऊतक पाया जाता है, ठीक है। कौन सा वाला सर, कौन सा वाला, अंतर्विष्ट विभिजोतक। अब ये क्या करता है, ये जो नोड्स हैं यानी गांठें हैं, है ना, ये जो गांठ हैं, ठीक है, जो नोड्स हैं उनके, है ना, जैसे एक गांठ वहाँ पे है, एक गांठ यहाँ पे, ऐसे समझो, है ना, इनके जो बीच वाला हिस्सा होता है, इसकी लंबाई में अगर वृद्धि करनी है ना, 2 गांठों के बीच में जो ये गांठ है, ये गांठ है, इसके बीच में जो लंबाई है, इसकी जो वृद्धि करनी है कौन कराता है, अंतर्विष्ट विभिजोतक। समझ में आ गया? क्लियर होगी बात? इतनी क्लियर होगी बात, है ना। यानी कि आप अगर आप देखो, है ना, कुछ टाइम बाद ये जो गांठें इतनी पास पास थी, है ना, अगर ये थोड़ा और डेवलप होगा तो क्या होगा, एक गांठ अगर आपको यहाँ नजर आएगी, दूसरी यहाँ नजर आएगी, है ना, तो मतलब अब इनके बीच की दूरियां बढ़ गई, इनके बीच की दूरियां बढ़ गई सर। जब पौधा छोटा होता है तो गांठें बड़ी पास पास होती हैं। अब जैसे ये बांस का पौधा डेवलप करता जाएगा, इनके गांठों के बीच का सेगमेंट ये बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो ये किसकी मदद से हो रहा है, ये अंतर्विष्ट विभिजोतक की मदद से हो रहा है। आपने घास देखा होगा सर, आपके आसपास जो घासें उगती हैं, है ना, अब घास तोड़ो लंबी सी, उसमें भी देखोगे बीच बीच में गांठें होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ठीक है, इसकी मदद से होती हैं। क्लियर हो रही है बात इतनी? क्लियर हो रही है बात इतनी? ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या आता है सर, एक बार इसका कलर चेंज कर लूँ मैं। अगला क्या आता है सर, अगला है पार्श्व विभिजोतक। पार्श्व का मतलब ही होता है किनारे का, है ना, किनारे का। जैसे अपने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ा हुआ है मैथ्स में, है ना। तो मतलब क्या है, जो यहाँ किनारे किनारे से पाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये जब बढ़ें, ये जब डिवाइड हो तो ये पूरा पौधा ओवरऑल मोटाई बढ़ती जाएगी पूरे पौधे की। तो जब पूरे पौधे की मोटाई बढ़ेगी उसको हम बोलेंगे कि वो पार्श्व विभिजोतक ऊतक की मदद से बढ़ रही है। क्लियर होगी बात? जहां भी विभिजोतक आ जाए समझ लो कि वहां पे सेल डिवीजन कर सकती हैं, तो वृद्धि से संबंधित होगा। कहाँ कहाँ पे वृद्धि होती है, इसके 3 टाइप है मेनली, उसके हिसाब से इनके 3 प्रकार हैं, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो अब देखो, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व में अंतर पूछा जाता है आपसे। अंतर जब भी पूछा जाए तो ऐसे आप टेबल में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट, कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है क्या? 1 मिनट रुक जाओ, मैं कैमरा थोड़ा सही कर दूं। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात कर लेते हैं शीर्षस्थ की, फिर हम बात करेंगे अंतर्विष्ट की, फिर हम बात करेंगे पार्श्व की, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया हल्का सा। अब यहाँ पर देखो सर, शीर्षस्थ यानी कि एपिकल मेरिस्टेम, इसमें क्या होता है सर, इसकी स्थिति कहाँ होती है, पहले ये डिस्कस करो। इसकी जो स्थिति है कहाँ होती है, जड़ व तने के सिरों पर। अब सिर्फ तनों के सिरों की नहीं बात ही नहीं कर रहे हम असलियत में, है ना। देखो जड़ें तो होंगी, ठीक है सर, अब तने का सिरा भी होगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई डाल वाल निकल गई ना तो इसके भी सिरे, मतलब सब कुछ, है ना। बोल हम सिर्फ जड़ और तना ही रहे। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर क्या है, जड़ व तने के सिरे पर,
ठीक है। जबकि अंतर्विष्ट में मैंने आपको भी बताया गांठें जहाँ पे होंगी गांठों के पास पाया जाएगा, यहाँ पर देख लो है ना, जहाँ पे गांठ होंगी वहाँ पे सर उसमें पाया जाएगा और गांठों के बीच की वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। और जो पार्श्व होता है ये कहाँ पे, किनारे पर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आगे चलते हैं सर, कार्य क्या होता है, कार्य, ठीक है। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा तीनों का कार्य वृद्धि करना ही है, लेकिन कहाँ कहाँ पे उसके हिसाब से इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे पौधे की लंबाई है ना और जड़ की गहराई में वृद्धि करता है कौन, शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो गांठ वाले भाग हैं उनके बीच की जो वृद्धि है, ठीक है, जैसे मक्का हो गया, गन्ना हो गया, बांस हो गया, है ना, बांस भी लिख सकते हो, ठीक है, मैंने बांस का एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है, उनके जो गांठ हैं उनके बीच की वृद्धि, ठीक है। और ये क्या करता है, ये तने और जड़ों की परिधि यानी मोटाई में, और जो पौधा मोटा होता जा रहा है उसमें वृद्धि करता है, ठीक है। वृद्धि का प्रकार क्या है सर, लंबवत वृद्धि, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो प्राथमिक वृद्धि, ये वर्ड याद रखना है ना, प्राथमिक वृद्धि, ठीक है, यानी कि प्राइमरी जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो प्राइमरी वृद्धि होती है वो शीर्षस्थ विभजोतक के कारण होती है, यानी कि जो लंबाई बढ़ती है ना उसको हम प्राथमिक वृद्धि बोलते हैं। कई बार आपको सिर्फ प्राथमिक वृद्धि लिखा हुआ दिख जाएगा क्वेश्चन में, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि किस वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो जो लंबाई में वृद्धि होती है ना, तले की हम बोलें या जड़ की बोलें, उसको हम प्राथमिक वृद्धि बोलते हैं। और जो पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है ना, तो उसको हम द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी वृद्धि बोलते हैं, ठीक है। इसे पार्श्व वृद्धि भी बोला जाता है। ये वर्ड याद रखना अपने दिमाग में अच्छे से कि प्राथमिक वृद्धि का मतलब होता है लंबाई में वृद्धि। जैसे आपने कोई छोटा पौधा लगाया तो क्या वो पौधा सिर्फ लंबा होता जाता है, नहीं, जैसे जैसे पौधा बढ़ता है लंबाई तो बढ़ती है लेकिन उसकी मोटाई भी बढ़ती जाती है। तो लंबाई का बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है, और जो उसकी मोटाई बढ़ रही है, याद रहे यहाँ पे चौड़ाई नहीं बोलेंगे, मोटाई ओवरऑल, ठीक है ना, यानी उसकी पूरी परिधि जो बढ़ रही है, ठीक है, वो द्वितीयक वृद्धि है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये वृद्धि कहाँ होती है तो आपको समझ में आ गया होगा, गांठ अंतराल यानी दो गांठों के बीच में जो गैप है ना, अंतराल है, उनमें वृद्धि हो रही है इसके द्वारा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उदाहरण जैसे जड़ के सिरे का बढ़ना या तने के सिरे का बढ़ना, है ना, घास का तना बीज से जो बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है कैम्बियम ऊतक जो उसकी मोटाई को बढ़ाता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो अब हम बात करते हैं स्थायी ऊतक यानी परमानेंट। अब तक हमने कितना कवर किया है, मैं वहाँ पर टिक लगाता चलता हूँ। देखो यहाँ पे हम थे, हमने कहा पादप ऊतक के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, हमने इसका एक टाइप विभजोतक के बारे में पढ़ा और उसके फिर से 3 सब टाइप थे इनके बारे में, यानी इतना हम कर चुके हैं। 1 मिनट में अलार्म बंद कर दूं, ठीक है, इतना हम कर चुके हैं सर, बात समझ में आ रही है, 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है, इतना हम कर चुके हैं। मैंने क्या बोला, उसका ये टाइप फिर इसके ये 3 टाइप कर चुके हैं। अब हम किस पे जा रहे हैं, स्थायी ऊतक पे। फिर स्थायी ऊतक के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके सब टाइप्स के बारे में जो भी वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी अपना क्या शुरू हो रहा है, स्थायी ऊतक, जो कि अगेन पौधों वाला ही ऊतक है, ठीक है। चलिए स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक का मतलब जैसे नाम से पता लग रहा है कि अभी डिवाइड नहीं होंगे, ये एक जगह स्थित हो जाएंगे, स्थायी परमानेंटली फिक्स हो जाएंगे और पौधे में जो भी काम है सहारा वगैरह देने का वो करेंगे, ठीक है, इसीलिए इनको स्थायी ऊतक बोला जाता है। तो स्थायी ऊतक वे विभजोतक ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं। आप कहोगे कि सर आप तो ये बोल रहे थे कि देखो स्थायी ऊतक और विभजोतक ऊतक अलग अलग हैं। आप तो देखो ना, बच्चे के दिमाग में कभी रखती थी, आप तो कह रहे थे विभजोतक ऊतक अलग हैं, स्थायी ऊतक अलग हैं। अब आप डेफिनेशन में क्या लिख रहे हो कि जो स्थायी ऊतक हैं वो यही वाले हैं, बस इनकी डिवीजन करने की क्षमता खो गई। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब जो स्थायी ऊतक होते हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ, जो स्थायी ऊतक होते हैं वो बनते कैसे हैं। देखो जो यहाँ पर डिवाइड कर सकते थे, है ना, जैसे एक कोशिकाएं थी, ये ब्रेक होके फिर 2 बन गई, फिर ये ब्रेक होके 2 बन गई, यानी इनमें डिवीजन करने की क्षमता है ना। अब ये फिर से डिवाइड होंगी, 4 बनेंगी, फिर से कुछ टाइम ऐसा आएगा बार बार डिवाइड होने के बाद कि उनकी डिवाइड होने की क्षमता खो जाएगी। जब तक वो डिवाइड हो सकते थे तब तक वो क्या थे सर, जब तक वो डिवाइड यानी विभाजन कर सकते थे तब तक वो विभजोतक ऊतक थे। लेकिन मैंने कहा कि बार बार डिवाइड करते रहने से एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी क्षमता डिवाइड करने की खो जाएगी, अब बन जाएंगे वो परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। यानी स्थायी ऊतक बने होते हैं जो वो विभजोतक ऊतक से ही बने होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर होगी बात, इतनी बात क्लियर हो गई अगर आपको, ठीक है, तो फिर इस चीज को अच्छे से याद रखना, क्लियर होगी बात। और जब इनकी डिवाइड करने की क्षमता खो जाएगी तो वो एक विशेष काम को अपने लिए चुन लेंगे कि चलो ठीक है अब हम ये वाला काम करते रहेंगे, अब उनसे कोई नया ऊतक नहीं बनेगा, डिवाइड होकर फिर वो नया कुछ नहीं बनाएंगे,
ठीक है, उनका एक फिक्स काम हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊतक मेनली क्या करते हैं, ये पौधे के संरचनात्मक यानी पौधे का स्ट्रक्चर बनाते हैं, भंडारण करते हैं यानी कोई चीज़ अपने अंदर स्टोर करते हैं, या फिर परिवहन कर सकते हैं, है ना, खाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जो पानी है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। समझ में आ गया? तो ये सब चीज़ें ये करते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, स्थायी ऊतक में दो टाइप के आता है। पहला क्या आता है सर, सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा क्या आता है सर, जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक को हम सरल ऊतक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही तरह की कोशिका से मिलकर बना होता है। और जटिल स्थायी ऊतक को हम जटिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक से अधिक तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो पहले सरल स्थायी ऊतक की बात कर लेते हैं। सरल स्थायी ऊतक में, ठीक है, सबसे पहली बात आपको लिखनी है, अगर ये पूछ लिया जाए कि सरल स्थायी ऊतक क्या होता है, तो ऐसा ऊतक जिसमें केवल एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं सरल ऊतक। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? अब इसके मुख्य 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं सर? इसके मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला क्या है सर, पैरेनकाइमा, दूसरा क्या है कॉलनकाइमा, और तीसरा क्या है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब इनके बीच में जो अंतर है, देखो इनके बीच में अंतर है, फिर से बोल रहा हूँ, वो मैंने ऐसे समझा रखा है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, लेकिन पहले एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, फिर वहाँ पे चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलिए पहले इसकी बात करते हैं पैरेनकाइमा की। तो देखो यार, पैरेनकाइमा क्या होता है, सबसे कॉमन ऊतक जो है ना, सबसे कॉमन टाइप का जो सरल ऊतक है वो है पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा सबसे सामान्य प्रकार का स्थायी सरल ऊतक है। ठीक है, स्थायी ऊतक है। समझ में आ गई बात? इसमें क्या होता है सर, इसमें पतली और लचीली कोशिका दीवारें होती हैं। कैसी होती हैं? पतली और लचीली, पतली और लचीली होती हैं। और ये कार्य क्या करता है सर, कार्य क्या करता है, पौधों में भोजन, पानी और वायु का भंडारण, यानी यहाँ पे स्टोरेज होती है इन सब चीज़ों की। कुछ पैरेनकाइमा कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण में भी मदद कर सकती हैं। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करती हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है क्लोरेनकाइमा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे जब आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, ठीक है, ये फ्लो चार्ट दिखाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि कॉलनकाइमा अलग चीज़ है, क्लोरेनकाइमा अलग। अभी हम पैरेनकाइमा का ये वाला टाइप पढ़ रहे हैं। पैरेनकाइमा का देखो, हमने ये 3 चीज़ें देखी, पैरेनकाइमा का ये टाइप पढ़ रहे हैं, क्लोरेनकाइमा, है ना, कॉलनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको भी अपने दिमाग में अच्छे से बिठाते चलना। ठीक है, क्लियर होगी बात? यानी कि जो पैरेनकाइमा है उसी का एक टाइप होता है क्लोरेनकाइमा, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। कुछ पैरेनकाइमा कोशिकाएं जल में तैरने वाले पौधों के पास पाई जाती है मेनली। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर हवा भरी होती है, एयर भरी होती है, इसीलिए इनको एरेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा, है ना, वो हवा भरी होती है, इसीलिए वो पौधे को पानी में फ्लोट करने में मदद करता है। ठीक है, अब एरेनकाइमा की कोशिकाएं, ठीक है, जो होती हैं, जैसे कि इनमें अगर हवा भरेगी तो जाहिर सी बात है इनके बीच में बहुत अधिक स्थान चाहिए होगा, उसी स्थान में वायु भरी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरेनकाइमा। कॉलनकाइमा में क्या होता है, इसकी कोशिकाएं कहीं कहीं से ज़्यादा लंबी मोटी और कहीं कहीं से कम मोटी होती हैं। याद रहे, कहीं कहीं से कम मोटी होती हैं और कहीं कहीं से ज़्यादा मोटी होती हैं। ठीक है, यानी अनियमित मोटी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है अनियमित मोटी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर किनारे पे है इसका केंद्रक। ठीक है, ये क्या है, ये केंद्रक है सर। क्लियर होगी बात? ये कोशिका भित्ति है मोटी सी, और ये रसधानी है, जो ये बड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, अभी रसधानी क्या होती है हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, तो ये ऊतक युवा तनों, पत्तियों और फूलों को यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब देखो, जैसे आपने पत्ती देखी होगी, है ना, पत्ती मान लो इस तने से ऐसे अटैच्ड है इस डंडी की मदद से, है ना, तो अब क्या होगा, जब हवा चलेगी पत्ती इधर उधर लपलपाएगी, लेकिन आसानी से टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, ये जो लचीला, ये हिस्सा जो इसे लचीला बना रहा है, ऐसे मुड़ने पे टूट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्लोरेनकाइमा नाम का ऊतक पाया जाता है ना, जो ये यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, और पौधे को लचीलापन बना देता है। ठीक है, मतलब पौधे में लचीलापन देता है। क्लियर होगी बात? इसी की मदद से, ठीक है, पौधा आंधी तूफान का सामना कर सकता है, वो झुकता है लेकिन जल्दी टूटता नहीं है, बिना टूटे वो गति कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा ऊतक, ठीक है, पौधे के ना टूटने के लिए या फिर लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है, तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है, कॉलनकाइमा। ठीक है, और ये उस विशेष रूप से उन हिस्सों में पाया जाएगा जहाँ पे विकास होता रहेगा, डेवलपमेंट होती रहती है। क्लियर होगी बात? ताकि वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, टूटने ना दे इन चीज़ों को, लचीलापन दे सके।
इसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अगले का नाम क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या होता है सर, देखो ये मेनली जो पौधे में आप देखोगे ना, जहाँ जहाँ कठोर चीज़ें पाई जा रही हैं, है ना, वहाँ पे समझ जाना मेनली कौन है, स्क्लेरेन्काइमा है। जैसे नारियल का रेशा आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है ना, बहुत मजबूत होता है वो रेशा, तो किससे बना हुआ है, क्लोरेन्काइमा से, है ना। फलों के जो बीज होते हैं सर, उनकी गुठलियाँ देखना, उनकी गुठलियाँ बड़ी कठोर होती हैं। चाहे आप बेर अगर आपने खाया हो तो बेर की गुठली देखो, है ना, पत्थर जैसी होती है। आम अगर आपने खाया है, जाहिर सी बात है खाया होगा, तो उसकी गुठली देखो कितनी सख्त है। ठीक है, तो जो गुठलियाँ होती हैं ऐसे सख्त खोल वाली, वो मेनली उनका जो खोल है वो किससे बन रहा है, स्क्लेरेन्काइमा से बन रहा है, क्योंकि काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसमें कोशिकाएं कठोर और मोटी दीवारों वाली होती हैं, मोटी दीवारें वाली होंगी ताकि वो उनके स्ट्रक्चर कठोर हो सके। और उनकी कोशिकाएं दीवारें लिग्निन से सख्त होती हैं, है ना, लिग्निन से सख्त होती हैं। ज़्यादातर इसमें मरी हुई कोशिकाएं ही होती हैं। ठीक है, और इनका मेन काम क्या है सर, बस यांत्रिक शक्ति प्रोवाइड करना, उसको कठोरता देना। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, पौधे के परिपक्व भागों में होती हैं और कठोरता और मजबूती प्रदान करती हैं। या बीज के कवर हो गया, नट्स हो गया, नारियल के रेशे हो गया, है ना, या कठोर फलों में पाया जाता है मेनली। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं सर, है ना, फाइबर और स्क्लेराइड्स। ठीक है, हालांकि आपको ये याद नहीं भी रखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, पतली फाइबर मतलब जो आप देखो ना, पतले पतले रेशे जैसे बन जाएंगे जो कठोर हिस्से, है ना, ये वहाँ पाई जाएंगी। और इसका मतलब कैसे, जो मोटी कोशिकाएं हैं उसको हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। क्लियर होगी बात यहाँ तक। चलिए, अब इन तीनों में अच्छे से अगर आपको डिफरेंस देखना है, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में, अभी जो हमने समझा अब उसी की समरी समझ लो इसे, है ना। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पैरेन्काइमा, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है क्लोरेन्काइमा, उसके बाद क्या है सर, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इनको एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखो, मैंने भी क्या बोला कि जो पैरेन्काइमा होती है, होता है ऊतक, इनकी दीवारें पतली होती हैं और लचीली होती हैं। ठीक है, क्लोरेन्काइमा में मोटी होती हैं, कॉर्नर पर अधिक, यानी कि आप यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हो अनियमित रूप से मोटी होती है ना। इसकी जगह आप क्या लिख लो, अनियमित। मोटी से पहले एक वर्ड लगा दो, है ना, इससे पहले एक वर्ड लगाओ, अनियमित मोटी होती हैं, यानी कहीं कहीं से ज़्यादा, कहीं कहीं से कम। ठीक है, अनियमित मोटी होती हैं, कॉर्नर पर अधिक होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत मोटी होती हैं, लकड़ी जैसी सख्त होती हैं, क्योंकि वो मेनली शक्ति के लिए ही है। ठीक है, कोशिकाओं की बात करें जीवन की, तो पैरेन्काइमा में कोशिकाएं लगभग ज़्यादातर जीवित होती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जीवित होती हैं, यहाँ पर मृत होती हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे नारियल के रेशे की बात कर लो, जो बाहर से उसका दाढ़ी जैसे बाल नजर आ रहे होते हैं, तो वो क्या है, मृत कोशिकाएं सर, उनमें जान नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ है। ठीक है, आकार कैसा होता है सर, गोल या अंडाकार हो सकती हैं। ठीक है, लंबी या तार जैसी हो सकती हैं। ठीक है, लंबी रस्सी या सघन और ठोस होती हैं। ठीक है, उनमें अगर हम बात करें इसकी कार्य की, तो ये स्टोरेज का कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है मेनली। ठीक है, ये स्क्लेरेन्काइमा सहारा देता है या लचीलापन लाता है पौधे में, ये भी सहारा देता है और मजबूती के लिए होता है ना। पौधे में जिस हिस्से को मजबूती चाहिए वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण सर पत्ती, जड़, फल, इन सब में पैरेन्काइमा पाया जाएगा। तने के बीच का जो भाग है मेनली, अब ऐसा नहीं कि यहीं पाए जाएंगे, ये बाकी भी जगह भी पाए जाएंगे, पर मेनली ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, है ना, वो लिखा हुआ। लकड़ी हो गया, बीच के बाहरी परत हो गई, नारियल का खोल या फिर उसका बाल है, ठीक है ना, वो हो गया, तो वहाँ पाया जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब अगला क्या है, जटिल स्थायी ऊतक, है ना। हमने सरल स्थायी ऊतक पढ़ लिया। अब जरा अगर मैं उस टेबल में आपको लेके चलूँ तो हमने अब तक कितना पढ़ लिया है, देखो हमने, ठीक है, इसको शुरुआत करी है, इसकी शुरुआत करी है, इसकी शुरुआत में सरल स्थायी ऊतक पढ़ लिया है, इसका पैरेन्काइमा पढ़ा, पैरेन्काइमा के दो सब टाइप्स पढ़े, क्लोरेन्काइमा पढ़ा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा, ये हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हम कहाँ आ चुके हैं, यहाँ पे, यानी कि अब हम जटिल ऊतक के दो टाइप, जाइलम और फ्लोएम, जटिल स्थायी ऊतक और जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे, उसके सब टाइप्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो जो जटिल स्थायी ऊतक हैं, जाहिर सी बात है कि इनका नाम जटिल क्यों होता है, क्योंकि इनमें एक से अधिक यानी कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो इन ऊतकों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, है ना। जटिल ऊतकों का मुख्य कार्य, है ना, मुख्य कार्य पौधों में परिवहन करना है, मतलब कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और इसके लिए इसके मुख्य दो प्रकार हैं, जाइलम और फ्लोएम। मैंने आपको याद भी करने का ट्रिक कई बार बता रखा है, जा से जल, जा से जाइलम,
यानी कि जाइलम जो होता है जा से जल, जा से जाइलम यानी पानी मेनली ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पे फा से फ्लोएम, फा से फूड यानी कि भोजन, जो फ्लोएम होता है वो भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि अगर आपको याद ना हो तो ऐसे याद कर लिया करो। ठीक है, अब एक एक करके अगर डिस्कस करें, पहले बात करते हैं जाइलम की। ठीक है, तो जो जाइलम होता है सर, ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि ये जा से जाइलम, जा से जल यानी कि पानी, और पानी के अंदर घुने हुए खनिज लवण है उनको, ठीक है, जड़ों से पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जड़ों से बाकी हिस्सों तक, है ना। इसका जो फ्लो होता है सर वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, एक डायरेक्शन में काम करता है। कहाँ पे, जड़ों से पानी लिया और बाकी हिस्सों की तरफ ले जा रहा है ना। यानी कि ये है ना, जड़ से उठाएगा पानी और बाकी हिस्से जो पौधे के बाकी पार्ट है वहां तक ले जाएगा एक ही डायरेक्शन में। बाकी हिस्सों से जड़ की तरफ वापस पानी नहीं लाएगा ये, ठीक है, इसका ये काम नहीं है, सिर्फ ये एक डायरेक्शन में ले जाता है। तो कई बार हम बोल देते हैं कि एक ही डायरेक्शन इसलिए बोली जा रही है क्योंकि नीचे से ऊपर, असलियत में जरूरी नहीं है नीचे से ऊपर, है ना। नीचे से ऊपर बोलने का एक सेंस होता है कि जड़ से बाकी हिस्सों तक। अब ऐसा है, मान लो पेड़ है ना, पेड़ की कोई डाल ऐसे लटक गई है, मान लो, है ना, पेड़ ऐसा है, पेड़ की कोई डाल या टहनी ऐसे लटक गई है, तो भाई पानी को ये यहाँ पे ले गया, ऊपर है ये हिस्सा नीचे है, तो ऐसा नहीं कि अब ये नीचे नहीं लाएगा। कहने का मतलब है जड़ से बाकी हिस्से तक ले जाएगा। अब इसको हम बोलते हैं नीचे से ऊपर, जो इतना दूर जाता रह रहा है, समझ जाना, ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर बोलेंगे तो उसमें सेंस छुपी होगी। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे करके नीचे वाले को नहीं लाएगा, हाँ, लेकिन ये अगर इसको बोल दो कि यहाँ पानी ले गया वापिस से इधर जड़ की तरफ लिया, वो नहीं लाएगा, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में पानी का फ्लो होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि भाई ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यानी जटिल ऊतक है, तो इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 4। इनके चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, ट्रैकीड, वाइका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अब इनके नामों को याद करने का ट्रिक अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले फ्लोएम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर एक साथ जब मैं टेबल में आपको पढ़ाऊंगा ना इनमें अंतर जाइलम फ्लोएम में, तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फ्लोएम, तो मैंने अभी आपको क्या बताया सर, फा से फूड, फा से फ्लोएम, यानी फ्लोएम जो होता है फूड यानी कि भोजन का वितरण करता है या उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, पौधों में भोजन, है ना, का वितरण करना होता है। कौन सा भोजन? जो पत्तियों ने बनाया है प्रकाश संश्लेषण की मदद से, ठीक। तो फ्लोएम जो होता है इसमें 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, फिर 5 अवयव से मिलकर बना है, कहने का मतलब 5 तरह की कोशिकाएं इसमें। पहला क्या है सर, चालनी कोशिकाएं। दूसरा क्या है, चालनी नलिका। तीसरा क्या है, साथी कोशिकाएं। चौथा क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और 5वां क्या है सर, फ्लोएम रेशो से मिलके ये चीज़ यानी फ्लोएम फाइबर, ठीक है, इनसे मिलके बना होता है। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? चलिए अब अंतर देखो, एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई पहली बात अगर हम जाइलम की करें तो जाइलम क्या करेगा, पानी और पानी में घुने हुए जो खनिज लवण है उनको ऊपर की ओर ले जाएगा। ऊपर की ओर बोलने का मतलब है जड़ से पौधे के बाकी हिस्सों की तरफ, ठीक है। अब फ्लोएम जो है वो भोजन को नीचे ऊपर दोनों यानी किसी भी डायरेक्शन में ले सकता है, यानी ये बाई डायरेक्शनल होता है ना, जड़ से बाकी हिस्सों की तरफ भी, बाकी हिस्सों से किसी और हिस्से की तरफ या जड़ की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, कोशिकाएं जो होती हैं ये मृत और कठोर होती हैं। क्या होती हैं? मृत और कठोर होती हैं, ठीक है। जबकि ये जो होती हैं ये जीवित और लचीली होती हैं, ठीक है। संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है, ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें ये 5 जो मैंने आपको भी बताया था, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। अब इनको अगर आप याद रखना चाहो सर तो देखो, है ना, देखो इसमें दोनों में ही, ठीक है, जाइलम वाले में भी, ठीक है, जाइलम है तो जाइलम पैरेन्काइमा बोल दो, फ्लोएम है तो फ्लोएम पैरेन्काइमा बोल दो। ये चीज़ तो दोनों में कॉमन है, बस पैरेन्काइमा लिखना, उसके पीछे जाइलम है तो जाइलम लगा देना, फ्लोएम में है तो फ्लोएम लगा देना है। ये बात समझ में आ गई। इस तरह से यहाँ पे देखो, जाइलम है तो जाइलम फाइबर और फ्लोएम है तो फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, है ना। रेशे मतलब फाइबर, या फाइबर लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो ये दोनों में भी कॉमन है, जाइलम फाइबर, जाइलम फ्लोएम फाइबर, ठीक है। यहाँ पर जो ये चीज़ बच रही है ना, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो इसको ऐसे याद रख लो, है ना, एक शब्द याद रखो, जा टीवी देख, है ना, बोल देते ना, जा तू टीवी देख यार, है ना, जा टीवी देख, है ना। तो जा से जाइलम, टी से ट्रैकीड, वी से वाहिका। बाकी तीनों ये तो दोनों तो वैसे याद हो गए, दोनों के पास ही था, इनको भी ऐसे याद रख, तो जा से जाइलम, टीवी देख, ठीक है, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए अब अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो सहारा देते हैं यहाँ और ये मजबूत होते हैं,
ठीक है, ये भी सहारा देते हैं लेकिन उतना नहीं, पौधे को ये भी सहारा देते हैं लेकिन उतना नहीं, है ना। दिशा क्या होती है, मेनली ऊपर की ओर मुख्य रूप से एक ही डायरेक्शन में ये पानी को पहुंचाते हैं, जबकि ये खाना दोनों दिशाओं में पहुंचाता है ना, दोनों दिशाओं में ये परिवहन कर सकते हैं, ये परिवहन सिर्फ एक दिशा में करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो अगला एक छोटा सा टॉपिक क्या है, पौधों में जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं यानी रक्षात्मक ऊतक होते हैं वो क्या है और उनके कार्य क्या है। ठीक है, तो देखो रक्षात्मक ऊतक में हमें दो चीजें पढ़नी है, एपिडर्मिस और दूसरा क्या है सर, कॉर्क। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉर्क। ठीक है, ये दो चीजें हमें पढ़नी है रक्षात्मक में। तो एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं सर। एपिडर्मिस का मतलब होता है जो पौधे की सबसे बाहरी परत है ना, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो पौधे की सबसे बाहरी परत है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया, यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, तो ये जो पौधे की सबसे बाहर वाली परत है ना सर, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं ये एपिडर्मिस की लेयर है एक। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो क्यूटिकल की एक लेयर पाई जाती है कुछ पौधों में, खास करके जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं। ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, है ना। सब पौधों के ऊपर क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, लेकिन हाँ एपिडर्मिस ऑलमोस्ट सभी पौधों में ऊपर यहाँ पे होती है। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या है सर, एपिडर्मिस पौधों को सबसे बाहरी रक्षात्मक ऊतक होता है। ठीक है, ये पौधों की बाहरी क्षति और रोगाणुओं से बचाता है। जैसे अपने शरीर में ये त्वचा है ना अपनी, है ना, वैसे ही पौधों की जो त्वचा है सबसे बाहर जो एक परत है पतली सी, आप उसको कह सकते हो एपिडर्मिस। समझ में आ गई बात, क्लियर होगी। ठीक है, तो जो इसकी कोशिकाएं होती हैं सामान्यतः सघन रूप से जुड़ी होती हैं, यानी इनके बीच में कोई गैप आप आसानी से नहीं पा सकते। ठीक है, क्लियर होगी बात। अगला क्या, अधिकांश स्थलीय पौधे जो होते हैं इनकी बाहरी सतह पर क्यूटिकल परत पाई जाती है। स्थलीय में हालांकि पतली पाई जाती है, जो मरुस्थलीय लिखोगे ना, यहाँ पे आप मरुस्थलीय लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उन पर थोड़ी मोटी परत पाई जाती है क्यूटिकल की। क्यों, क्योंकि जो मोम जैसा एक पदार्थ होता है, ठीक है, जो पौधे को वाटर लॉस से बचाता है ताकि पानी वाष्प बन के उड़ ना जाए, क्योंकि रेगिस्तान वगैरह में वैसे ही पानी की कमी होती है। ठीक है, तो जो क्यूटिकल है क्या कार्य करता है, जल की हानि को कम करता है। ठीक है, जो एपिडर्मिस है यानी कि पौधों की बाहरी परत है, इसी में छोटे छोटे रंध्र यानी छेद पाए जाते हैं जिनको स्टोमाटा कहता है। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। गैसों का जो आदान प्रदान होगा वो इन्हीं की मदद से होगा, इन्हीं स्टोमाटा की मदद से होगा। कहने का मतलब क्या है सर, ये जो कोशिकाएं हैं ना, यहाँ पे मान लो कहीं पे यहाँ पे बीच में गार्ड सेल यानी कि किडनी के शेप जैसी या राजमे की बीज जैसी सेल होंगी और इनके बीच में गैप होगा, तो यहाँ से गैस का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टोमाटा होता है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। ये जो बीच में छेद है इसको हम बोलते हैं स्टोमाटा, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। ठीक है, इसके किनारे किनारे जो किडनी के शेप जैसी कोशिकाएं आपको नजर आ रही हैं सर, ये किस तरफ, एक इस तरफ, है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं गार्ड सेल यानी रक्षी कोशिकाएं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं गार्ड कोशिकाएं या रक्षी कोशिकाएं। क्लियर होगी बात। और जो एपिडर्मिस चल रहा था, ये बाकी की जो कोशिकाएं हैं ये वही एपिडर्मिस वाली कोशिकाएं हैं, पौधे की बाहरी परत है ना। जब ये आपको दिख रहा है ये पोर ओपन है यानी खुला है, और जब ये कोशिकाएं जो गार्ड सेल आपस में चिपक जाएंगी तो ये छेद बंद हो जाएगा यानी स्टोमेटा क्लोज हो गया। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, है ना, ये है स्टोमेटा। ठीक, इन्हीं स्टोमेटा की मदद से पौधे, है ना, ऑक्सीजन छोड़ेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ग्रहण करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा को घेरने वाली जो कोशिकाएं इनको गार्ड कोशिकाएं, रक्षी कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं स्टोमेटल छिद्रों को खोलती हैं और बंद करती हैं सर। क्लियर होगी बात। चलिए अब अगला आता है पौधों में रक्षी ऊतक में कॉर्क यानी कि छाल। कॉर्क का मतलब क्या है सर, ये जो है ना पौधा जब बहुत, है ना, विकसित हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो आप देखोगे पौधे में बाहर एक, है ना, भूरे कलर की खाल बन जाती है, पौधे की छाल बोलते हैं जिसको आप, है ना। तो ये जो छाल है ये मेनली किसकी बनी है, कॉर्क की बनी है। किसकी बनी है सर, कॉर्क की बनी है। तो ये कॉर्क क्या है, एक रक्षी ऊतक है। ये क्या समझ लो कि ये पौधे को पूरी तरह से सिक्योरिटी देता है, वाटर लॉस होने से बचाता है और भी बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। तो मतलब ये उसको बाहर से एक तरह से बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट देता है। तो ये पुराने तनों और जड़ों में पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। कोशिकाओं की दीवारों में सब्रेनिन, है ना, सवेरिन होता है जो कि इसको कठोर बना देता है। यह पानी के प्रवेश और हानि को रोकता है और यह पौधे को यांत्रिक चोट और संक्रमण से भी बचाता है। हाँ, आप इसको बाहर से अगर घूसा भी मारोगे ना अपने हाथ से तो आपके हाथ में चोट लग जाएगी उल्टा, क्योंकि बहुत कठोर है, पौधे को बचाता है। क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। तो ये थे पादप ऊतक। जो जंतु ऊतक है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। तो जल्दी मिल लेंगे अगली वीडियो में। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 में हम देखेंगे जंतु ऊतक।